नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। मान लो 15 साल आप एक ज़मीन का केस लड़ते हो। 15 साल बाद उस केस को आप जीत जाते हो। केस जीतने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन में जाते हो, एग्जीक्यूशन का मतलब है कभी भी कोई केस जब आप उसे जीतते हो तो उस जीती हुई वस्तु या पैसे को लेने के लिए कोर्ट के पास जाया जाता है। तो आप जब एग्जीक्यूशन में उस केस को लेके जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो आपने केस जीता था या जिस जज ने आपको न्याय दिया था वो न्याय किसी काम का नहीं है, वो कोर्ट किसी काम का नहीं रहा आपके लिए। तो कितना दुख होगा आपको। तो ऐसा बहुत बार होता है जब केस जीतने के बाद हम लास्ट में खड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे इतने साल की मेहनत बेकार गई है। इसी से हम आज की अपनी लेक्चर को शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कोर्ट और उसके जुरिस्डिक्शन को। अब जुरिस्डिक्शन को तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लें कि कोर्ट है क्या, किस कोर्ट को हम कब यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि कोर्ट है क्या तो थोड़ा सा ओरिजिन समझते हैं कि हमारे देश में कौन से कोर्ट कब कब बने हैं, कैसे कैसे बने हैं, उनको कैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। एक बिल्डिंग में कोर्ट चल रहा है तो कैसे उसे हमने कोर्ट मान लिया, उसकी बात को हम क्यों मानेंगे, कहाँ से उसे अधिकार आए हैं। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं साल 1857 से। जो ईयर 1857 था, हमें सबको पता है कि उस साल क्या हुआ था। इंडिया में रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। साल 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी ताकतों को उठा के क्वीन को दे देता है, ठीक है। अब जो उस वक्त की रानी विक्टोरिया थी, अब इस देश की मालिक हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से। 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट दो तरह के एक्ट्स पास करता है, एक हाई कोर्ट्स एक्ट और दूसरा इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो 1861 का ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो एक्ट कहता है कि जो रानी है वो तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में हाई कोर्ट बना सकती है। तीनों कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन? पहला कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, ठीक है। फर्दर वो ये भी कहता है कि वो चाहे तो और भी हाई कोर्ट्स जो उनका डोमिनियन है, जहां उनका राज चलता है, किसी एरिया के लिए बना सकती है, ठीक है। तो पहले 3 हाई कोर्ट इस हिसाब से कहाँ बने? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। उसके बाद कहाँ बना? 1866 में बनता है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब क्योंकि ये सारे हाई कोर्ट लेटर पेटेंट या फिर चार्टर से बने हैं, इसीलिए इन्हें चार्टर हाई कोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, वो भी बहुत सारे कोर्ट को बनाने का अधिकार देता है प्रेसिडेंसी में, अलग अलग प्रोविंस में। तो वो कैसे कैसे कोर्ट बनते हैं उसमें? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट बनते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनते हैं, सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट बनते हैं, मुंसिफ कोर्ट बनते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्ट बनते हैं। यहीं से जब वो कोर्ट जिस एक्ट से बनते हैं वहीं से उनका जुरिस्डिक्शन भी उनको मिलता है। अब हमने ब्रीफली समझा कि कोर्ट कैसे बने। बहुत सारे कोर्ट वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सारे नए कोर्ट भी बन गए। तो कोर्ट का उद्गम इस देश में उस वक्त से हुआ है, उसी को आज भी हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत अब ऑफ कोर्स नया एरिया बन रहा है, नया कोर्ट बन रहा है, बट ओरिजिन कहीं ना कहीं वही रहा है, ठीक है। फर्दर अच्छा, एक ये सवाल दिमाग में जहन में आता होगा कि एक ही कोर्ट के पास हम क्यों नहीं जाते? एक ही तरीके के कोर्ट होने चाहिए यार, इतने तरह के कोर्ट क्यों हैं, एक के बाद दूसरा कोर्ट क्यों है? लोग कहते हैं कि यार पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई कोर्ट के चक्कर काटते काटते। कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, पता चला फिर नीचे आ गए। तो एक ही तरह के कोर्ट क्यों नहीं है? उसका जो मेजर रीज़न रहा है वो ये रहा है। पहला, लोड मैनेजमेंट। यानी हम कहते हैं कि एक ही कोर्ट पे सारा लोड जब आ जाएगा तो समस्याएं आएंगी। अब इमेजिन कीजिए एक ही कोर्ट में सारे केसेस अगर जा रहे हैं तो कोर्ट का क्या हाल होगा। ऑलरेडी जुडिशरी ओवरबर्डन इस टाइम पे है जब काम बटे हुए हैं। अगर कंसंट्रेशन हो जाए किसी एक कोर्ट पे तो क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। कोर्ट घर के पास रहते हैं तो न्याय पाना थोड़ा आसान रहता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोग इजीली चले जाते हैं। अब एक आदमी जो इंडिया के किसी सुदूर क्षेत्र में बैठा है, मान लीजिए कश्मीर हो या इधर हमारा नागालैंड हो या नीचे
चेन्नई हो, अगर ऐसे एरियाज़ में कोई है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना उसके लिए आसान है। हाई कोर्ट थोड़ा फिर भी आसान है, बट सुप्रीम कोर्ट आना कितना मुश्किल है। तो एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल हो सके ये भी एक फैक्टर आता है। थर्ड थिंग इज़ हायरार्की। एक कोर्ट से गलती हो सकती है, ऐसा बार बार देखने को मिला है कि बहुत सारे केसेस में नीचे के कोर्ट के फैसले ऊपर की कोर्ट में बदल दिए जाते हैं। एक बार सेक्शन 3 को देखते हैं सीपीसी के। सेक्शन 3 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, ये जो सीपीसी है ये मान के चलता है कि आपको कोर्ट के बारे में जानकारी है ना। सीपीसी अपने आप में कोर्ट्स को नहीं पढ़ाता, वो मानता है, प्रीसपोज करता है कि आपको कोर्ट के बारे में पता है। तो सीपीसी कहता है जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अपने हाई कोर्ट के अधीन होगा। ये सेक्शन 3 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंफीरियर इस सेंस में कि उसके निचली अदालत है ना। इसका तो खैर बहुत लंबे समय तक विरोध भी हुआ है कि उसको इंफीरियर कहना ठीक नहीं है, बट फिर भी उससे नीचे की जो अदालत है वो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन रहेगा, है ना। जैसे स्मॉल कॉज हो गया, ये सब। अब हम थोड़ा कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हर स्टेट में स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जैसे दिल्ली की। तो दिल्ली में क्या होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश के लिए ही है, दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, वो एक लेवल के जजेस हो गए। उनके नीचे लोअर जुडिशरी जिनको हम कहते हैं, उसमें सिविल जज हैं सीनियर डिवीज़न, उनके नीचे है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। ठीक है, तो ये हायरार्की बनी हुई है। उसमें केस कैसे बटेंगे ये हम आगे समझते चलेंगे। ठीक है, अब हमने कोर्ट को बेसिक समझा, एक बार अब जुरिस्डिक्शन से स्टार्ट करते हैं। जुरिस्डिक्शन कहता है कि एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट की ताकत जहाँ तक है। अब ताकत कैसी, ऐसी ही ताकत या किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ताकत, है ना। उसको बहुत सिंपल फैक्ट्स में समझते हैं कि कोर्ट अगर फैक्ट को सुन सके, यानी इंक्वायरी कर सके उस फैक्ट में कि फैक्ट क्या है, ठीक है, लॉ लगा सके, लॉ को अप्लाई कर पा रहा है फैक्ट सुनने के बाद, और एक जजमेंट दे सके। अगर ये तीन चीज़ वो कर लेता है, और चौथा वो अपने जजमेंट को एग्जीक्यूट कर सके। अब बार बार सिविल लॉ में एक टर्म आता है एग्जीक्यूशन। अब लोग कहते हैं कि यार हम जब केस जीत ही गए फिर ये नया कि हम फिर उसे कोर्ट क्यों जाएं। तो कानून ये कहता है कि आप केस तो जीत गए हैं, पर जो केस में आपने अधिकार जीता है या जो पैसा आपको मिलने वाला है उसको लेने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई इजीली दे दे तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोर्ट जाना पड़ेगा वो भी लेने के लिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है। तो जुरिस्डिक्शन 5 तरह से होते हैं मोस्टली। प्राइमरी 3 तरह के, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जो जुरिस्डिक्शन बने हैं वो। टेरिटोरियल मतलब सिंपल भाषा में ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। पेक्यूनियरी मतलब जो आपका केस का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से, यानी उस पैसे के हिसाब से जब जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है उसे पेक्यूनियरी कहते हैं। और सब्जेक्ट मैटर हम जब आगे देखेंगे, और हमें आज की क्लास में भी हम देखेंगे आगे, कि जब सिविल सूट हम पढ़ रहे होते हैं या सिविल सूट में हम काम कर रहे होते हैं, तो सबसे प्राइमरी क्या होता है कि वो नेचर वो सूट सिविल नेचर का होना चाहिए। अब बहुत सिंपल एक बात कह लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ये क्रिमिनल नेचर का केस हो जाएगा, तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्रिमिनल साइड में चला गया, यानी जो वारदात हुई है या जो केस है आपका, उसका जो नेचर है वो डिसाइड करता है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ फॉल करेगा। तो यहाँ पे सीपीसी में भी हम 3 चीज़ को देख के चलेंगे, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और जुरिस्डिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। नाउ उसके आगे एक बार देखते हैं, 2 और तरीके के जुरिस्डिक्शंस को बांटा जाता है, एक ओरिजिनल और दूसरा एपेलेट। ओरिजिनल मतलब जब पहली बार उस केस को जिस कोर्ट में सुना जा रहा हो वो ओरिजिनल है, और एपेलेट उस कोई भी केस का कोई भी फैसला या कोई भी ऑर्डर पे जब हम ऊपरी अदालत में जाते हैं ये कह के कि ये ऑर्डर में ये खामी है, ये गलती है, तो उसे अपील कहते हैं। ठीक है, उस जुरिस्डिक्शन को जब कोर्ट यूज़ करती है
उस ऑर्डर के खिलाफ कोई केस सुनने के लिए उसको एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। समझ गए आप? अब वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्या अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो मैं और आप मिलके उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं? नहीं। उसी तरह अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो मैं और आप मिलके उस जुरिस्डिक्शन को छीन भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ऐसा हो सकता है कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरा व्यापार मुंबई में किसी के साथ है, हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा है कि क्योंकि काम दिल्ली में भी हो रहा है और मुंबई में भी हो रहा है, मगर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो दिल्ली में ही सुना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक कोर्ट से जुरिस्डिक्शन को हटाया और दूसरे कोर्ट को दे दिया। ऐसा हर कॉन्ट्रैक्ट में आजकल देखने को मिलता है कि किसी एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया जाता है जब मल्टीपल जगह पे काम हो रहे हैं। ठीक है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे, दोनों के पास जुरिस्डिक्शन है, आप एक रास्ते पे आगे चल रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं एक बार। सेकेंड थिंग इज, अगर इनहेरेंटली जुरिस्डिक्शन मान लीजिए है ही नहीं कोर्ट के पास और फिर भी कोर्ट में केस चला, जैसे हमने क्लास के शुरू में ही डिस्कस किया है कि 15 साल हमने केस लड़ा और पता चला कि अब कोर्ट ही किसी काम का नहीं, तो क्या उस कोर्ट का पास किया हुआ डिक्री किसी काम का है? नहीं है, वो नल है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझते हैं। एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों के बीच में केस चल रहा है। जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है वो कोर्ट के पास उस केस को सुनने का अधिकार ही नहीं था, यानी जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। कल हो गया ए जीत जाता है, अब बी आता है ऊपर की कोर्ट में, जब ए एग्जीक्यूट कराने जाता है उस डिक्री को और बी ऊपर के कोर्ट में आके कहता है कि जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है उस कोर्ट को अधिकार ही नहीं था ये ऑर्डर पास करने का, क्या ये वैलिड डिफेंस बन पाएगा? बन जाएगा। क्यों? अभी हमने डिस्कस किया, क्या दो लोग किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं? अगर उस कोर्ट के पास इनहेरेंटली जुरिस्डिक्शन नहीं है तो हमने आंसर लिया था कि नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर किसी के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है और दो पार्टी केस लड़ भी रहे हैं तो हारने वाली पार्टी कल जाके डिफेंस ले लेगी कि उस कोर्ट के पास तो न्याय करने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड करती है कोर्ट की मेरे पास है कि नहीं? अब एक बड़ी कमाल की चीज़ है, सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो डिसाइड कर सके कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, यानी कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो डिसाइड कर सके कि उसके पास केस सुनने का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। ठीक है। इसको आप 2 बार सुनिएगा तब समझ में आएगा, है ना। अब एक बार आगे देखते हैं कि 2 चीज़ें आती हैं, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। 2 बात आ गई, एक तो लैक है यानी है ही नहीं, और दूसरा इर्रेगुलर एक्सरसाइज है, मतलब था पर कुछ गलतियां हुई हैं। तो लैक हो एक बार समझते हैं। हमने अभी भी एग्जाम्पल देखा है कि कोर्ट के पास अगर फैसले करने का अधिकार ही नहीं है तो वो डिक्री किसी काम की नहीं है, यानी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज में एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक केस था जिसमें कोर्ट को डिसाइड करना था जिस चीज़ को, उसके साथ में और भी एंसिलरी रिलीफ थे। कोर्ट ने अपना तो सुना ही, बाकी जो भी एडिशनल रिलीफ थे उस पर भी सुन लिया। अब हो सकता है एडिशनल रिलीफ में से कोई एक ऐसा रिलीफ हो जिस पे फैसला करने का अधिकार इस कोर्ट का नहीं है, मेन रिलीफ का है बट इस कोर्ट का नहीं है, तो वो क्या है? वो इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। वो क्योरेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। यानी क्योरेबल का मतलब हुआ कि वो ऊपर की कोर्ट में जाके सही किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, बहुत सारे हाई कोर्ट के पास नहीं है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है, वहाँ पे जब भी जाएगा मैटर अपील में ही जाएगा। बट दिल्ली हाई कोर्ट के पास अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, मान लीजिए 2.5 करोड़ की, तो उसका ओरिजिनल सिविल सूट कहाँ फाइल होगा? दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जब ये तीनों फैक्टर यानी सब्जेक्ट मैटर सही होना चाहिए उस कोर्ट के हिसाब से, टेरिटरी में आना चाहिए वो केस, और पेक्यूनरी सेटिस्फाइड होना चाहिए,
तीनों जुरिस्डिक्शन जब सेटिस्फाई होते हैं तभी कोर्ट के पास अधिकार होता है केस सुनने का। उनमें से अगर एक भी नहीं है तो जुरिस्डिक्शन फिर कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, दो जुरिस्डिक्शन में और दिखाई देती है ओरिजिनल साइड में, एक ऑर्डिनरी ओरिजिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 को। सीपीसी का सेक्शन 15 कहता है कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई इट। ठीक है, ये बताता है यानी हर केस जो लोएस्ट कोर्ट है पहले उसमें जाना चाहिए, जो उसमें जुरिस्डिक्शन जिसका बनता हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हायर कोर्ट पे एक ही बार में बर्डन ना आए, नहीं तो लोग कहेंगे कि सीधे हम ऊपर के कोर्ट में ही जाएंगे, नीचे हम जाएंगे ही नहीं, है ना। तो जो स्टेप है उसका मतलब कुछ ना कुछ बना रहे, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा लोअर कोर्ट के रहने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने कि सूट फॉर सिविल नेचर क्या होता है। अब सूट फॉर सिविल नेचर सीपीसी में कहीं डिफाइन ऐसे नहीं किया गया है, बट सेक्शन 9 कुछ कहता है इसके बारे में। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, यानी द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स of a civil nature excepting suits of which their cognizance either expressly or impliedly barred, यानी सिविल नेचर के सूट को कोर्ट सुनेगी अगर वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है तो। बहुत सूट एक्सप्रेसली बार्ड होते हैं, बहुत सूट इम्प्लाइडली बार्ड होते हैं। ठीक है, अब सिविल राइट का मतलब हुआ वो राइट्स और रेमेडीज़ जो सिटीज़न के पास हैं और जो प्राइवेट लॉ के डोमेन में आते हैं। ठीक है, यानी वो क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल मैटर नहीं होना चाहिए और पब्लिक लॉ नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग सिविल लॉ का अभी हम इतने लेवल पे ही लेके चला जाता है। स्पेसिफिक केसेस आते हैं जहाँ जिसको सिविल नहीं कहा जाता है। बहुत बार लगता है कि सिविल होना चाहिए बट इवेंचुअली उसे सिविल नहीं कहा जाता। दो चीज़ें और इसमें हैं, एक एक्सप्रेस बार और एक इम्प्लाइड बार। एक्सप्रेस बार्ड का एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। सेक्शन 11 जो सीपीसी का है वो ये कहता है कि सेक्शन 11 ऑफ द कोड बार्स अ कोर्ट फ्रॉम ट्राइंग अ सूट इन विच द मैटर इन इशू हैज़ ऑलरेडी बिन फाइनली डिसाइडेड अर्लियर। इट इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ एक्सप्रेस बार कंटेन्ड इन द कोड इटसेल्फ। अब एक बार एक्सप्रेस बार को समझते हैं। एक्सप्रेस बार बहुत बार लॉ ने ही केसेस को बार कर रखा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जब कोर्ट ने मना कर दिया है कि भैया ऐसा सुना ही नहीं जाएगा। कारण क्या हो सकता है कि हर राज्य चाहता है कि केस कम से कम हो, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम टर्म यूज़ करते हैं सीपीसी में रेस जुडिकाटा का। अब रेस जुडिकाटा क्या है, यानी एक बार अगर एक किसी केस को सुन लिया गया, उस पर फैसला आ गया तो वो फैसला स्टैंड करेगा। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे कंडीशन हैं और बार बार किसी एक ही आदमी को केस में ड्रैग नहीं किया जाएगा एक ही सब्जेक्ट मैटर पे। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस बार की तरह एक तरीके से काम करता है। सेकंड, इम्प्लाइड बार। इम्प्लाइड बार क्या होते हैं, ऐसे भी बार हैं जो लिखे नहीं गए हैं बट है। जैसे क्या क्रिमिनल कोर्ट में सिविल रिकवरी चल सकती है? नहीं। तो अगर आप क्रिमिनल कोर्ट में अपने सिविल रिकवरी के मैटर को लेके जाएंगे तो वो इम्प्लाइड बार है आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी बार लगाए गए हैं। जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है, ये इम्प्लाइड बार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे इनसे ही रिलेटेड, ताकि जुरिस्डिक्शन को हम समझ पाएँ कि रियल लाइफ में जुरिस्डिक्शन अब कैसे काम करती है। तो बुकिश था, अब प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।